हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी माय चैनल ऑनलाइन नॉलेज बाय रवि रंजन। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त आप लोगों का जो परीक्षा है काफ़ी सिर पे है। मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। आप ध्यान से सुनिए दोस्त। आज से हम जो है क्लास 12 साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। अगर जो भी स्टूडेंट अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़े ताकि उनको फ़ायदा हो सके। जो भी स्टूडेंट जो पढ़ाई कर लिए हैं और अब जो रिवीजन कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक समझें और मेरे इस टॉपिक को देखें। मैं क्वेश्चन बैंक 2009 से 2022 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपके एग्ज़ाम में जो है आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। तो जो भी स्टूडेंट है नए हैं, जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पूरा अंत तक देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो ध्यान रखना दोस्त। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। चलिए दोस्त आते हैं, देखते हैं। चलिए आज का देखिए, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बैंक, आपको हेडिंग दिख रहा होगा क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक से मैं पहला सेशन या पहला ईयर 2009 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2009 से जो पहला क्वेश्चन जो 2009 में ऑब्जेक्टिव जो आया हुआ है आपके एग्जामों में, मैं उसी का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कूलम्ब बल क्या है। कूलम्ब बल क्या है? तो मैंने जो भी स्टूडेंट जो थ्योरी क्लास किए हैं वो जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? कूलम्ब बल कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कूलम्ब बल F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये तो जानते होंगे कूलम्ब बल का व्यंजक। ठीक है, तो आज जो हम कराने वाले हैं यही टॉपिक है 2009 का, और ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में आए हुए हैं, जो भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं वो 2009 देखेंगे, मिलाएंगे। जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उस सभी को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कूलम्ब बल है। तो कूलम्ब बल के बारे में मैंने बताया है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होता है? कूलम्ब बल होता है। कूलम्ब बल का व्यंजक आप सभी जानते होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा क्या होता है? R स्क्वायर। अगर आपको यह फार्मूला याद नहीं है या आपका फार्मूला डायरेक्ट एग्जामों में पूछे जाते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। साथ ही हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो कुछ नहीं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बस यहाँ क्या करेंगे? R कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यूनिट वेक्टर से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये जो व्यंजक हो गया वेक्टर फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हो गया, सदिश रूप में हो गया। तो आपसे कह देगा एग्जामों में कि कूलम्ब बल का जो व्यंजक होता है इसका सदिश रूप बताइए। तो आपको क्या करना है? 1/4 पाई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, चलिए। आप जानते हैं कि आवेश Q1 Q2 क्या है? दो आवेश हैं और R इनके बीच की दूरी है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप सभी जानते होंगे, 9 × 10⁹ होता है, आप सभी जानते होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है पहला कि कूलम्ब बल क्या है। तो कूलम्ब बल है एक केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, ये और भी दोनों, आकि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कूलम्ब बल है वह एक केंद्रीय बल भी है और एक विद्युतीय बल भी है। ठीक है, दो आवेशों के बीच लग रहा है तो विद्युत बल के कारण लग रहा है, आवेश के कारण लग रहा है तो विद्युतीय बल हो गया। केंद्र की तरफ लगेगा तो केंद्रीय बल होगा। यह सेम टू सेम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुआ है कि कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल तथा विद्युतीय बल दोनों है, जो आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखिए ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बन सकता है आगे क्लास में या आगे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल तथा विद्युतीय बल दोनों है। ओके, चलिए। क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कहे कि समरूप विद्युत क्षेत्र अगर एक्स दिशा में, इस पर गौर कीजिएगा,
अगर प्रश्न में एक्स अक्ष की बात कहे तो आंसर आपका क्या होगा, इसको समझने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, आप जानते होंगे कि ये जो होता है एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है वाई अक्ष होता है। अगर इस तरह खींचे तो ये क्या होता है जेड अक्ष होता है, जेड अक्ष। तो अगर एक्स अक्ष की बात कहें, समरूप क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो इसके अलावा जो डायरेक्शन बच गया वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब एक्स अक्ष की बात किया है तो जो समविभव क्षेत्र जो होगा, समविभव जो होगा वो वाई और जेड की दिशा में होगा। क्या होगा, वाई और जेड की दिशा में होगा। देखिए, तो प्रश्न एक्स की बात करे हैं, क्या किया है, एक्स की बात किया है। तो जब भी एक्स की बात कहे तो जो जो एक्स बच गया, जो अक्ष बच गया, इसके अलावा जो एक्सिस बच गया वही आपका आंसर होगा। तो एक्स एक्सिस की बात किया है तो आपका आंसर क्या होगा, वाई और जेड होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं जेड का पूछा तो एक्स और वाई हो जाएगा, अगर वाई का पूछा तो एक्स और जेड हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है एक्स अक्ष की बात किया है तो इसके अलावा जो बच गया दिशा वो कौन सा है, तो वाई और जेड। तो आंसर है एक्स वाई तल की दिशा में, एक्स जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में। तो बताइए एक्स की बात किया है तो जो बचा वही आंसर होगा। अगर एक्स वाला जिसमें जिसमें है वो तो आपका आंसर नहीं होगा, तो क्या होगा, सी द राइट आंसर, यानी वाई जेड तल की दिशा में होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका प्रश्न में वाई अक्ष की बात किया, वाई एक्सिस की बात किया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक्स और जेड। अगर मान लेते हैं प्रश्न में आपका जेड अक्ष की बात किया, जेड एक्सिस की बात किया, जेड अक्ष की, तो आपका आंसर जो बच गया अक्ष जेड लेने के बाद जो अक्ष बचा वो क्या बचेगा, तो आप जानते हैं एक्स और वाई। तो ये आपका आंसर एक्स वाई आपको ढूंढना है कि प्रश्न में कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो एक्स दिया है तो आपका आंसर क्या होगा, वाई जेड होगा, जो आपके प्रश्न सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा। तीसरा जो प्रश्न आते हैं, दूसरा तो हमने देख लिया, तीसरा देखिए। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। जिस विभवमापी की क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो आपको देखना है कि कौन ऑप्शन है आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। तो मैंने बोला क्या कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसका क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, न कि उसकी लंबाई बढ़ाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जो आपके प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, तो मैंने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है कि जब भी ऐसा प्रश्न दे, इसका मैंने सॉल्यूशन भी कराया हुआ है कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय केंद्र पर, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर, मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्तीय ए क्षेत्रफल वाला वृत्त है, इसका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। तो पूछ रहा है इसका आघूर्ण क्या होगा, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, उस चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है। तो ध्यान रखना, बी इंटू ए के पावर 3/2 बटा क्या होता है, म्यू नॉट, जो आपका यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये ऑप्शन किस में है, तो देखिए बी ए स्क्वायर ये तो नहीं होगा, यानी बी ए के पावर 3/2 होता है, बटा म्यू नॉट होता है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, अभी ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी इंटू ए के पावर 3/2 अपॉन म्यू नॉट होता है, जो कि मैंने बताया हुआ है यहाँ कि ये आपको याद रखनी है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है कि जब भी प्रश्न में कहे कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो बी इंटू ए के पावर 3/2 अपॉन म्यू नॉट होता है, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये चौथा हो गया हमारा, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इसको। क्वेश्चन है यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर, आपको यहाँ गौर करना है, एल बटा आर एवं आर सी का विमीय सूत्र क्या होता है। यानी क्वेश्चन है कि यदि एल जो है प्रेरकत्व है, आर क्या है प्रतिरोध है, तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर एवं आर
सी का विमीय सूत्र क्या होगा। तो आपको ध्यान रखनी है कि ये जब भी प्रश्न दे में आपसे पूछ दे कि एल अपॉन आर का विमीय सूत्र या आर सी का विमीय सूत्र, ये दोनों का विमीय सूत्र हमेशा समान होता है। क्या होता है, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1। इसका भी एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1। तो आपको ऐसे ऑप्शन देखना है जिसमें विमीय सूत्र दोनों का क्या होता है, समान, यानी एल बटा आर और आर सी का जो विमीय सूत्र होता है समान होता है। तो आपको ऑप्शन ढूंढिए। तो एम के पावर 0 एल के पावर 0 नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एम के पावर यहाँ पर 1 है, प्लस हमको होना चाहिए क्या, 0, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते बी ऑप्शन, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1 है, ये है सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए एम के पावर 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दोनों समान होना चाहिए, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी है, लेकिन यहाँ 1 ऑप्शन में हो गया है जो कि गलत हो गया है। यहाँ देखिए एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है। एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1, जो कि ये सत्य है। यानी एल बटा आर और आर सी का जो विमीय सूत्र होता है, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1 होता है, जो कि आपसे पूछा गया है, जो आपके ऑप्शन डी में है। ओके, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में, चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 हो तो चुंबकीय क्षेत्र B1 क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B2 क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 हो तो क्या हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यानी चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 का जो व्यंजक होता है क्या होता है, B1 बराबर होता है म्यू0 बटा 4 पाई 2md अपॉन क्या होता है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोमा B2 का क्या होता है म्यू0 बटा 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर क्या होता है 3/2। B1 बराबर होता है B2, जो कि आप ये नहीं होगा। B1 बराबर होता है 2 इंटू B2, जो कि नहीं होगा। आइए तो आपका साफा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छः का बी होगा। जो आपको ध्यान रखनी है कि चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 हो तो B1 क्या होगा म्यू0 बटा 4 पाई 2md अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब B2 क्या होगा म्यू0 बटा 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, सी में नहीं सॉरी ए में है। क्या है, ए में है, आपको ध्यान रखनी है दोस्त। चलिए क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंग में, विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय तथा चुम्बकीय क्षेत्रों, याद रखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है हमेशा जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना, 90 डिग्री का होता है। तो ये आपको याद ही रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच का जो कलांतर होता है, यानी उनके बीच का जो काला में अंतर होता है, कितना होता है 90 डिग्री का होता है। जो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, 0 है, बी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि 90 दिया है। π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ओके, चलिए ये तो होगा नहीं 180, कुछ भी नहीं, ये तो सफा नहीं होगा। यानी चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय और चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच का जो कलांतर होता है π/2 होता है। ओके, चलिए अस्काई वेव संचार आधारित है। अस्काई मतलब क्या होता है, आकाश में जो वेव संचार हो रहा है वो किस पर आधारित होता है, आयन मंडल में संचरण पर, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर। देखिए आयन मंडल में संचरण पर, आकि आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आकि आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आकि क्या, ध्यान रखना डी ऑप्शन में क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अस्काई वेव जो संचार है, अस्काई वेव संचार आधारित हैं आयन मंडल के परावर्तन पर, यानी आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित हैं, जो कि आपसे ऑप्शन ए में दिया है। जो आपको ध्यान रखना है, जब भी कहे अस्काई वेव संचार जो है किस पर आधारित हैं, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित हैं, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ओके, चलिए मूल गेट क्या है, तो हम जानते हैं और गेट, एंड गेट, एंड और एंड
और हो गया और, एंड तथा नॉट, इसको हम क्या कहते हैं, मूल गेट या बेसिक गेट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहे सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, सार्वत्रिक गेट आपसे एग्जाम में पूछे कौन होता है, तो नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। आपसे कह देगा कि और गेट का संकेत बताइए, और गेट का संकेत, तो आपको ध्यान रखना और गेट का जो संकेत होता है, आप उल्टा सी जानते हैं, ये हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, ये हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये हमारा संकेत होता है और गेट का। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मैं कल जो है एक न्यू वीडियो के साथ इसके आगे का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा मैं कराऊंगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो दोस्त मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।